Hello guys, welcome back to my channel Geography Incline. Here I am Shiva Vesh, your geography teacher, taught you geography. So in the last topic I taught you about environmental determinism. environmental determinism जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो determinism जिसमें लोग जो प्राचीन समय के लोग पुराने टाइम के लोग नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं, नेचर को ओबे मानते हैं बिकॉज दे हैव अ डायरेक्ट इंडिपेंडेंस ऑन नेचर ओनली, है ना। नेचर के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते। विदाउट फिजिकल एनवायरनमेंट दे वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग। आज का जो नया टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू वन थिंग। यस्टरडे आई सॉ द सीबीएसई सिलेबस ऑफ क्लास 12 ज्योग्राफी। सो सीबीएसई हैज रिड्यूस सम टॉपिक्स फ्रॉम योर सिलेबस कि जैसे इसमें से मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी में देखा था आपके आगे सब उसमें आगे सब नेचर और स्कोप लिखा था जो आएगा, ठीक है। तो आप नेचर और स्कोप पढ़ना। आई थिंक ये आपका टॉपिक नहीं आने वाला लेकिन ये चैप्टर का पार्ट है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आगे मैं वो पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर से, मैं आपको वो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा विच आर कमिंग इन बोर्ड राइट इन नाउ इन दिस ईयर, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक पॉसिबिलिज्म। देखो पॉसिबिलिज्म का मतलब क्या होता है, द थिंग विच इज पॉसिबल, है ना। जैसे पॉसिबिलिज्म मैंने आपको बोला था ये जो टॉपिक है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का ही टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पॉसिबिलिज्म है। पॉसिबिलिज्म का मतलब द थिंग विच इज पॉसिबल व्हेन ह्यूमंस हैव एबल टू रीड मतलब अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ नेचर, फिजिकल लॉ, नेचुरल लॉज। अब उसने सब कुछ लॉ पकड़ लिया तो फिर उसने टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी, है ना। फिर उसने टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी जो जिससे वो अब हर चीज करने में सक्षम है, ठीक है। जिससे वो कैपेबल भी है, उसमें कैलिबर भी, वो हर चीज कर सकता है। तो पॉसिबिलिज्म होता क्या, हम पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। अब ह्यूमन जो है बहुत अच्छी और बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जिससे सबके सेक भी है और जो सब यूज भी कर सकते हैं विद इन अ गुड मोड, ठीक है। नेक्स्ट है दे मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी। जब स्टेट ऑफ नेसेसिटी की बात करते हैं, ये स्टेट ऑफ नेसेसिटी है हमारा एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वेयर द ह्यूमन वांट अ नेचर। जब उसको नेचर के लॉ समझने थे, मतलब आवश्यकता, ठीक है। नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता, ठीक है। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। और टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। स्टेट ऑफ फ्रीडम क्या है हमारा, पॉसिबिलिज्म। स्टेट ऑफ फ्रीडम क्या है हमारा, पॉसिबिलिज्म, ठीक है। मतलब जो ह्यूमन जो है वो स्टेट ऑफ नेसेसिटी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में वेयर ही नीड नेचर, वेयर दे नीड नेचर फॉर द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर देयर नीड्स। अब वो जो है स्टेट ऑफ फ्रीडम में जाएगा, मतलब वो पूरे स्वतंत्र हो चुका है, एकदम आजाद हो चुका है क्योंकि उसने सारे नेचर के लॉज पढ़ चुके हैं और विद द हेल्प ऑफ दोज नेचर लॉज ही और शी विल एबल टू मेक दैट टेक्नोलॉजी और डेवलप कर सकता है वो आगे, ठीक है। The imprints of human activities are created everywhere। मतलब imprints of human activity ह्यूमन से अपने हर जगह अब हम पॉसिबल है हर चीज, है ना। आप कुछ भी देख लो, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ रिजॉर्ट्स इन आइसलैंड। आइसलैंड में हेल्थ रिजॉर्ट्स है, मतलब हेल्थ कोस्ट है कि जहाँ वहां पे हॉस्पिटल्स है, वहां भी लोगों की टेक केयर की जा सकती है जो आइसलैंड्स होते हैं, क्योंकि वहां पर पहले कुछ नहीं था भाई, लोगों को पता नहीं, तो वहां पर भी लोगों की टेक केयर की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पोर्ट्स ऑन द कोस्ट। कोस्टल एरियाज में शिप्स जहाँ हार्बर्स होते हैं, मतलब शिप्स आने जाने का सामान अपने लोड करती है, पिक करती है, वहां पर भी पोर्ट्स बना दिए गए हैं जिससे शिप्स जो है नियर टू नियर वो अपने जो भी उनके पास लोड होता है, जो भी सामान होता है उनका, वो अपने वहां पर उतार भी सके या नियर टू नियर जल्दी वो कनेक्ट कर सके क्योंकि पोर्ट्स नहीं अवेलेबल होते, ठीक है। ओशियनिक रूट्स ऑन द ओशन सरफेस। ओशन सरफेस में अब बहुत सारे ओशन रूट्स बना दिए गए जिसमें पीपल वर एबल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए हर जगह काम करना, ठीक है। ये 3 एग्जांपल है हेल्थ रिजॉर्ट्स इन आइसलैंड। आइसलैंड में हेल्थ रिजॉर्ट्स बना दिए उन्होंने, पोर्ट्स ऑन द कोस्ट, ओशनिक रूट्स बना दिए उन्होंने, रूट्स बना दिए ओशन सरफेसेस पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैन इज अ डोमिनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सम as seen as active force rather than passive। मतलब जो मैन है वो डोमिनेंट था, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एनवायरनमेंट के लिए और अब वो एक्टिव फोर्स पे दिखा जाता है, मतलब वो एकदम सक्रिय में देखा जाता है rather than passive, सक्रिय के अलावा। मतलब पहले वो पैसिव एजेंट था, पहले वो उसका गुलाम था, अब वो एक्टिव एजेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर के लिए। Man can transform and controlled by nature by ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। Man can transform and control nature by cultural and technological knowledge। अब मैन क्या है, अब भाई मैन तो सक्षम हो गया, उसने टेक्नोलॉजी पढ़ ली, वो डेवलपमेंट भी कर रहा है ना।
तो अब वो एबल है टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, मशीन्स कंट्रोल करने के लिए, इस चीज का क्या काम है उस चीज को देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल नाउ वी कैन लिव इन हॉट एरियाज विद द हेल्प ऑफ एयर कंडीशनर्स, ठीक है, एयर कंडीशनर्स के हेल्प से हम हॉट एरियाज में रह सकते हैं, ठीक है। और क्या कोल्ड एरियाज में हम क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लास हाउस, ग्लास हाउस की हेल्प मदद से हम कोल्ड एरियाज में क्रॉप भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है पॉसिबिलिज्म का। पॉसिबिलिज्म आपको समझ में आया होगा, आया हो। इसमें बात करिए जो अब मैन है वो सक्षम है टेक्नोलॉजी के, और उसने बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकती, जिससे डेवलपमेंट भी होता है, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और उनको फायदा भी हो रहा है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म विद एग्जांपल। तो बस इसमें 5 पॉइंट ये आप अगर नोट कर सको तो करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यही पॉइंट्स आप लिख लो, यू विल गेट अ 5 आउट ऑफ 5 और 5 आउट ऑफ 4, आई एम 110% श्योर, ठीक है। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसका न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। देखो अब हमने पढ़ेंगे न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। हमने पहले टॉपिक में पढ़ा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, अब इस नेक्स्ट हमने टॉपिक में पढ़ा पॉसिबिलिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में हमने पढ़ा कि भाई नेचर की जरूरत है हमें, पॉसिबिलिज्म में हमने आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल लॉज हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करी। अब भाई ये जो ये मिडिल पाथ है दोनों के बीच का, कि भाई इसमें क्या बताता है, अब मैं आपको समझाता हूँ। Griff Taylor introduced another concept which reflects a middle path between the two ideas of environmental determinism मतलब state of necessity and possibilism मतलब state of freedom। मतलब ग्रिफ टेलर किसने इंट्रोड्यूस करा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ जाता है, who introduced the concept of new determinism और stop and go determinism। देखो इसके 2 वर्ड है, या तो बोलो इसको न्यू डिटर्मिनिज्म या बोलो उसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। तो ग्रिफ टेलर ने इंट्रोड्यूस करा था एक कॉन्सेप्ट, उसने दोनों आइडियाज के बीच में एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मतलब स्टेट ऑफ नेसेसिटी के और स्टेट ऑफ फ्रीडम पॉसिबिलिज्म के बीच में एक मिडिल पाथ बनाया विच इज न्यू डिटर्मिनिज्म। ये कहता है द कंसेप्ट शोज दैट नाइदर देयर इज अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी नॉट देयर इज अ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। ना तो ज्यादा आवश्यकता हो, ठीक है, ना तो हमें ज्यादा नेसेसिटी हो, ना हम ज्यादा स्वतंत्र हो जाए कि भाई हमें सारी डेवलपमेंट आ गई, हमने सारी टेक्नोलॉजी पढ़ ली, हमने सारे नेचुरल लॉज पढ़ लिए और हम अब सक्षम है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कहता है वी शुड बी इन पेशेंस मोड, है ना, कि भाई ना तो तुम्हें नेसेसिटी की जरूरत है ज्यादा और ना तुम्हें स्टेट ऑफ फ्रीडम की, इसके बीच में ही रहो तुम नेचर का भी रिस्पेक्ट करो और तुम जो टेक्नोलॉजी भी डेवलप करो, इसने दोनों को बात बोली है। इट मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन कंट्रीब्यूट नेचर बाय ओबेइंग इट। अगर आप ऐसा करते हैं कि भाई दोनों की नेचर की भी रिस्पेक्ट करते हैं, आप अभी तक अगर आप अभी भी डिपेंडेंस रहते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट में और आप उसकी मदद से नेचुरल लॉज मतलब विद द हेल्प ऑफ नेचुरल लॉज आप अभी भी डेवलपमेंट करते हैं, दोनों की हेल्प ले रहे हैं ना, नेचर की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो अगर इसी वे पे हम चलते रहे तो वी कैन एबल टू विन द नेचर, हम कॉन्क्यूज नेचर बाय ओबिंग इट। हम उसकी नेचर की रिस्पेक्ट करके हम जो भी टेक्नोलॉजी है वो आराम से और एकदम सक्सेसफुली डेवलप कर सकते हैं। Possibilities can created within the limits which do not damage any environment and there is no free run without accident। हम वही पॉसिबिलिटीज क्रिएट करें, जो वही चीजें डेवलपमेंट करें, वही चीजें हम क्रिएट करें, इम्प्रिंट्स बनाए ह्यूमन बींग्स अपनी नेचर में जो नेचर को डैमेज नहीं कर रही हो। यू कैन सी द एग्जांपल्स ऑफ सेवरल थिंग्स, है ना। अब अभी उत्तराखंड जो हुआ था उसका जो बाढ़ आई थी उसका एग्जांपल ले सकते हो। अभी जो बाढ़ आ रखी है असम में, बिहार, इन जगहों पे बाढ़ आ रखी, भाई हमने ऐसी डेवलपमेंट करी भाई जिससे नेचर को हुआ, भाई नेचर तो अपना दिखाता है रूप, हम नेचर को नहीं रखते, वी कैन नॉट स्टॉप नेचर, है ना भाई। हम अपनी टेक्नोलॉजी को एक पेशेंस लेवल में रख सकते हैं, तो हम वो चीजें बनाए जो नेचर को भी डैमेज ना करे, नेचर भी हमें एक्ट ना करे और देयर इज नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट। कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी ऐसा कोई डिजास्टर ना हो जिससे बहुत बड़ा लॉस हो जाए हमें। रेड लाइट मीन्स स्टॉप, एम्बर लाइट मीन्स गेट सेट एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो शोज दिस कॉन्सेप्ट। अब देखो कितना अच्छा फॉर एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल बोला है मैंने, इसका एग्जाम्पल है रेड लाइट मीन स्टॉप। मतलब अगर भाई हमें दिख रहा है कि भाई डैमेज होने के कारण है, हमें अभी डेवलपमेंट नहीं करनी चाहिए इस चीज की, बिकॉज नेचर तैयार नहीं है उसके लिए, तो हमें भी स्टॉप रहना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि भाई नेचर भी थोड़ा सा हो रहा है, वो उसमें क्या बोलते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, भाई देखो हमने पहले देख लिया कि नेचर रुका हुआ है, भाई हमें वो पॉसिबिलिटीज क्रिएट नहीं करनी अभी, क्योंकि नेचर भी सही नहीं है, हमारे पास वो टूल्स ही नहीं है भाई जिसकी हेल्प से हम बनाएंगे, है ना।
अगर हम देखते हैं कि उस चीज में थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है ना, थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है, हम थोड़ा उसको प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, एक्ट नहीं प्रिपेयर करेंगे। फिर हाँ, ग्रीन लाइट मींस गो, मतलब जब वो पूरी तरह सही हो जाएगा, भाई हमारे पास नेचर का भी सपोर्ट है, हमारे पास हम वो चीज डेवलप भी कर सकते हैं, तो ग्रीन लाइट मींस गो, हम वो पूरी तरह सक्सेसफुली डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन यही बनता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म विद सुटेबल एग्जांपल। नियो डिटर्मिनिज्म एक्सप्लेन करो, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म एक्सप्लेन करो विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। और आई एम 110% श्योर आप ये पॉइंट्स नोट करोगे तो आप अगर लिख के आओगे आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे। एग्जांपल बोला तो भाई एग्जांपल में एग्जांपल दे देना, बहुत अच्छा एग्जांपल है, और ये एग्जांपल इंट्रोड्यूस करा आपकी बुक में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज का, फिजिकल एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, नोट कर लो जिसको नोट करना है, और फिजिकल एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होता है, अब हम वो पढ़ेंगे।